देखो आज हम कौन से टॉपिक को लेके स्टार्ट कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स। देखो सबसे पहले अगर ब्रिटिशर्स को समझना है, हिस्ट्री को हमें कैसे समझना है? हिस्ट्री को हमें समझते चलना है डेट्स के माध्यम से, ठीक है। अगर स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है 31 दिसंबर 1600। कौन सी भैया? 31 दिसंबर 1600 को जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक कंपनी को स्थापित कर रहे हैं जिसका नाम है मर्चेंट एंड गवर्नर कंपनी ऑफ ट्रेडिंग into the East Indies, into the East Indies। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एंड गवर्नर कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज करके एक कंपनी बन रही है, ब्रिटिशर्स कंपनी। यहाँ पे आप दो सब देख रहे होंगे, एक हमारा आ रहा है मर्चेंट तो दूसरा है गवर्नर। तो याद रखिएगा इस कंपनी में है ना व्यापारी भी थे, प्लस वहां का जो बड़ा बड़ा नेता लोग और प्रशासन का व्यक्ति था उसका भी हिस्सा इस कंपनी में था। और स्वयं महारानी जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ की भी पार्टनरशिप इस कंपनी में थी। जो आप आज की डेट में सुन रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है इसे कब दिया गया था भैया? 1833 में दिया गया था, ठीक है। अब 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी आ रही है। एलिजाबेथ वहां की कहां की क्वीन है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन का जो शासन प्रमुख था वो एलिजाबेथ थी। वहीं पे अकबर कहां का था? भारत का। हाँ उस टाइम जब आपकी ये कंपनी बनकर तैयार हो रही है, ठीक है। अभी तो भारत आएगी बाद में, अभी तो वहां ब्रिटेन में बनके तैयार हुई है ना। जब कंपनी बनी तो क्वीन कौन थी ब्रिटेन की? एलिजाबेथ। और भारत का शासक कौन था? अकबर। फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो कंपनी है, अच्छा एक डेट और इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चा आपकी 1603। 1603 को क्या होता है? एलिजाबेथ की मृत्यु। एलिजाबेथ की मृत्यु। फिर उसके बाद अगली डेट जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा 1605। 1605 में आपने देखा था क्या हुआ था? अकबर की मृत्यु होती है। फिर आपने देखा था चौथी जो इंपॉर्टेंट डेट है हमारी वो निकल के आती है 1608। इस 1608 में एक व्यक्ति है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भारत आ रहा है, ठीक है। और यहां पे शासक कौन है? जहांगीर। और ब्रिटेन का शासक कौन था? ये तो कहां का था? भारत का। वहां ब्रिटेन का शासक कौन था भैया? जेम्स फर्स्ट। एलिजाबेथ के मरने के बाद ब्रिटेन का शासक प्रमुख कौन था? जेम्स फर्स्ट। तो यहां पे ये समझना है जब ये कंपनी बन रही है उस समय ब्रिटेन का शासक कौन है? एलिजाबेथ। और भारत का कौन है? अकबर। और जब ये कंपनी भारत आ रही है और जहांगीर से परमिशन ले रही है, भारतीय ही शासक से परमिशन ले रही है कंपनी, और यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हो रही है, उस समय भारत का शासक कौन है? जहांगीर। और ब्रिटेन का शासक कौन है? जेम्स प्रथम। यहाँ पे जो विलियम हॉकिंस है ये रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा है जेम्स प्रथम का, और यहाँ जहांगीर से क्या लेता है? परमिशन लेता है और अपनी फैक्ट्री स्थापित कहां पर कर देता है? सूरत में। ये फैक्ट्री सूरत में बनना स्टार्ट होती है, लेकिन इस पे लग जाता है स्टे। यहां पे काम होना रुक गया और ये फैक्ट्री पूर्ण रूप से बन नहीं पाई। यहां पे पहले से जो पुर्तगाल और डच बैठे हुए थे उन्होंने जहांगीर के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भैया इसे परमिशन मत दीजिए, और
इन सब चीजों से प्रभावित होकर के अकबर ने ये जहांगीर ने क्या किया भैया, जो सूरत ने परमिशन दी थी इस पे लगा दिया स्टे ऑर्डर। अभी बेचारे सांग तो नहीं बैठेंगे, अब आए हैं तो खर्चा पानी तो लेके जाएंगे। तो यहां पे आप देखोगे अगली डेट है 1611। 1611 को ये पहुंच जाते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भैया कहां पे है, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जाकर के 1611 में ये वहां पे फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। ठीक है, सूरत वाली में स्टे ऑर्डर लग गया, बनना शुरू हुआ लेकिन रोक दिया गया काम। अब 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब इसके बाद यहां पे जब काम अच्छा चलने लगा, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो यहां पे जहांगीर के पास वापस आते हैं कब, 1613 में, और कहेंगे भैया हमारे ऊपर से आप स्टे ऑर्डर हटा दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं। और 1613 में स्टे ऑर्डर जो लगा था किसके ऊपर, सूरत के ऊपर, वो हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 1608 में सबसे पहले सूरत स्टार्ट होती है फैक्ट्री बनना, लेकिन बीच में स्टे ऑर्डर लग जाता है। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम आ रही है, बनकर एकदम तैयार हो गई, काम भी होना शुरू हो गया धड़के से। फिर 1613 में जो 1608 में स्टे ऑर्डर लगा था, 5 साल बाद सूरत से स्टे ऑर्डर हट जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो बच्चा याद रखना हमेशा सूरत में। कहां पे, सूरत। क्योंकि फैक्ट्री पहले स्थापित कहां हुई थी, भले ही सही से चल नहीं पाई, बीच में स्टे ऑर्डर लग गया, लेकिन पहले कहां पे फैक्ट्री स्थापित हो रही है, सूरत। अगर ऑप्शन में सूरत दिया ही नहीं गया है तो मसूलीपट्टनम। अगर ऑप्शन में सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों है तो आपको कहां पे टिक लगाना है, सूरत। अगर सूरत ऑप्शन में है ही नहीं तो मसूलीपट्टनम में चांस लो। अब आप ये देखोगे कि 1613 में आपकी सूरत वाले के ऊपर से स्टे ऑर्डर हट गया और फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। फिर जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो निकल के आती भैया कौन से वर्ष की हमारी, 1615। 1615 में आपका आ रहा है थॉमस रो। विलियम हॉकिंस कब आया था भारत, 1608। और थॉमस रो कब आया बच्चा, 1615 में। अब यहां पे देखिए, और भारत का शासक कौन है भैया, अभी भी जहांगीर है, क्योंकि 1627 का रहेगा। अब यहां पे जो अगली इंपॉर्टेंट डेट निकल के आती है 1615 के बाद, वो निकल के आती है आपकी 1632। 1632 में गोलकुंडा, जो कि दक्षिण भारत में एक जगह है, वहां पे इन्हें परमिशन मिल जाती है व्यापार करने की। फिर उसके बाद 1633 लिख लेना है। 1633 बालासोर, जो कि एक जगह कहां पे है, उड़ीसा में, वहां पे भी अंग्रेजों को परमिशन मिल जाती है अपने व्यापार करने की। फिर अगली जो है कहानी बढ़ती है, वो पहुंचती है 1639। 1639 में आप देखोगे ये अंग्रेज मद्रास को क्या कर लेंगे, पट्टे पर ले लेंगे। यहां से मद्रास इनके हाथ में आ गया। और जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो 1651। 1651 में ये परमिशन ले लेंगे क्या, बंगाल के अंदर हुगली नामक जगह पे व्यापार करने की। और ये परमिशन किससे ले रहे हैं, मुगल बादशाह जहांगीर का बच्चा शाहजहां। कौन, शाहजहां से 1651 में, है ना, बंगाल के हुगली में व्यापार करने की परमिशन किससे ले रहे हैं, शाहजहां से ले रहे हैं। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अगली जो डेट इंपॉर्टेंट है बेटा वो कौन सी है, 1661 में आपने देखा था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, किसका भैया, हाँ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हमारे चार्ल्स सेकंड, जो कि हमारे ब्रिटिश राजकुमार हैं, इनके साथ हो गई।
और इसी शादी में पुर्तगाल जो है ब्रिटिशर्स जो राजकुमार हैं उन्हें बम्बई क्या दे दिया, दहेज में दे दिया। आगे चल के कहानी ये होती है कि 1668 में ये जो बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था ये उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते कि भैया जाओ यहां से काम करो जाकर के 10 पाउंड के किराए पे। 1668 के बाद जो अगली डेट इंपॉर्टेंट है बेटा वो 1680 में मुगल शासक कौन होता है, औरंगजेब। ये 1.5% का क्या लगा देता है, जजिया कर, यानी कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या देना पड़ेगा, जजिया कर, पैसा देना पड़ेगा। तो सब कुछ सही रहा, लेकिन लमसम 6 वर्ष बाद 1686 में एक अंग्रेज है जिसका नाम है सर जॉन चार्ल्स। ये अंग्रेजी सेनापति बंगाल में जो मुगल के अधिकारी हैं उनके घर में जाकर के अटैक कर देता है, वहां पे लूटपाट मचा देता है, जिसके कारण से जब ये सूचना किसको मिल रही है, औरंगजेब को, औरंगजेब सख्त कार्रवाई करता है और सर जॉन चार्ल्स को उठा करके भारत से बाहर फेंक देता है और कह देता है जितना भी तुमने व्यापार फैलाया है उसे आप समेटिए और भारत छोड़ दीजिए जल्द से जल्द। तो यहां पे आप देखोगे तभी सर जॉन चार्ल्स का एक मित्र है और अंग्रेजी जो प्रतिनिधित्व जिसे भेजा जा रहा है औरंगजेब से क्षमा मांगो जाकर के, वो है जॉब चार्ल्स। जॉब चार्ल्स भारत आते हैं और यहाँ पे सर जॉन चार्ल्स के द्वारा जो की गई गलती है उसके लिए माफी मांगते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब इन पर फाइन लगाता है और इन्हें माफ कर देता है, दोबारा गलती ना होने की बात कहता है। अब आप देखोगे अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 1698। इस 1698 में आप देखोगे कि 3 गांव, कौन सा गांव भैया, 3। एक आपका गोविंदपुर, दूसरा है सूतानाती, फिर है काली काका। ठीक है, गोविंदपुर, सूतानाती और काली काका को अंग्रेज खरीद लेते हैं। उस समय बंगाल का जो सूबेदार है वो है अजीमुद्दीन। कौन है भैया, अजीमुद्दीन से ये अंग्रेज गोविंदपुर, सूतानाती और काली काटा खरीद लेते हैं और इसी काली काटा को मॉडिफाई करके बना दिया जाता है कलकत्ता। और ये करने वाला कौन था, जॉब चार्ल्स। ठीक है, अब वहां पे क्योंकि तो बड़े गांव थे उनमें से सबसे बड़ा गांव कौन था, ये काली काता, जिसे कलकत्ता बना दिया गया। अब आप देखोगे कि यहां पे काली काता को कलकत्ता में मॉडिफाई करने वाला अजीमुद्दीन था, जिसने पूरा का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। एक गांव को अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, हर सुविधा वहां पे दे डाली। और जॉब चार्ल्स, हाँ जॉब चार्ल्स है। अभी आप समझे, पहले आपने वो बोला, अभी ये बोला। नहीं क्या थी, यहाँ पे जो जॉब चार्ल्स है वो क्या करेगा, इस गांव को मॉडिफाई कर देगा। जो कलकत्ता आज का आप इतना देख रहे हो उसे डिजाइन करने वाला जॉब चार्ल्स था। ठीक है, क्या आपने कुछ और बोला? नहीं, अजीमुद्दीन से इसको खरीदा गया है। अजीमुद्दीन से क्या है, इसे अंग्रेजों ने खरीदा है और उसके बाद काली काता को किसमें बदल दिया है, कलकत्ता में। फिर अगली जो डेट है वो आपकी निकल के आएगी 1700 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होकर तैयार हो जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1700 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। अब यहां से जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है 1707। इस 1707 में आप देखोगे किसकी मृत्यु हो गई, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वहीं से अंग्रेजों को मौका मिल जाता है कि अब अपने आप साम्राज्य का विस्तार भारत के अंदर कर सकते हो। हाँ,
तो यहां से आपने देखा कि औरंगजेब के बाद जो अगला शासक बनेगा बहादुर शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल होता है 1707 से 62 वर्ष का, एक बुढ़ा है। फिर उसके बाद 12 से 13 जहादर शाह, फिर 13 से 19 में आता है आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की एक प्रॉब्लम होती है, उसे फोड़ा होता है, जिसके इलाज के लिए पूरे के भारत के जितने डॉक्टर होते हैं वो सब मना कर देते हैं, जिसके कारण से अब उसकी जो मृत्यु है उसको उसके सामने दिखाई दे रही होती है। तभी यहां पे आप देखोगे जो फर्रुखसियर का कार्यकाल था 1713 से 19, कितना था? 13 से 19। अब यहां पे 1715 है भैया, क्या है? 1715 में 3 व्यक्ति आएंगे, सरमन, हैमिल्टन और सेहूद। 3 अंग्रेज आ रहे हैं, जिसमें से सेहूद ट्रांसलेट करता है भाषाओं को। इनमें से जो हैमिल्टन है वो डॉक्टर है और वो इलाज कर देता है फर्रुखसियर का, और फर्रुखसियर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सही की सही, हाँ सही हो गए, सही ठीक हो गए, है ना। सरमन, हैमिल्टन और सेहूद, जिसमें से हैमिल्टन क्या है? डॉक्टर। ये इलाज करता है तो फर्रुखसियर ठीक हो जाता है, वो बच जाता है। अब यहीं पे देखोगे ये फर्रुखसियर इतना खुश हो जाता है कि सुनहरा फरमान दे जाता है। सुनहरा फरमान में भैया क्या था? सुनहरा फरमान में ये कहा गया था कि आपको, है ना, टैक्स फ्री 3000 रुपए में आप जाइए कहां, है ना, 10,000 रुपए में सूरत में टैक्स फ्री करो व्यापार। और बंबई में जो आपकी टकसाल में चांदी और सोने के सिक्के निर्मित हो रहे हैं, उसको हम पूरे के पूरे मुगल सत्ता में मान्यता दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सुनहरा फरमान बन जाता है अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेज यहां से बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। ये तो आप देख रहे हो कि अंग्रेज किस तरह प्यार से धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। अभी तो इन्हें सिर्फ बैठने की जगह मिली है, अब ये लेटेंगे, और लेटने के लिए क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ठीक है, इसको लिखना है, हाँ इसको बाद में लिख लेना, लिख करके, हाँ वीडियो से देख करके लिख लेना। हाँ, फिर उसके बाद अब जो अगली कहानी बन रही है, देखो पार्ट 1 में क्या है, किस तरह से ये लोग बैठ रहे हैं, किस तरह से अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। अब आप देखोगे ये युद्ध, ये क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। अब भैया यहां पे देखो, अगर आप समझोगे तो अभी हमने देखा बच्चा कि यहां पे इन्होंने बच्चा किसको खरीदा था? 1651 और 1698 के माध्यम से ये कलकत्ता के अंदर एंट्री कर चुके थे। बंगाल में कहां भैया? कलकत्ता में एंट्री कर रहे। अब यहां पे आप देखोगे बंबई जो है इन्हें, है ना, 1668 में मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद आप देखोगे जो मद्रास है वो मिल गया था 1639 में। अब भी इन्हें सिर्फ व्यापार करने की परमिशन मिली है ना? हाँ यही है। कैसा? नहीं बेटा, बंबई जो जगह को प्रमुख रूप से मिल रही है, वैसे तो बहुत जगह से है ना, लेकिन जो विमुख ठिकाने के लिए एक तो आपका कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, और आपका ये त्रिभुज बन गया। अब यहां पे कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि जो कलकत्ता है इसको लिया है, एक युद्ध होता है 1757 में, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद जो बंगाल का नवाब होता है
वो किसके अधीन आ जाता है भैया? अंग्रेजों के अधीन। अब यहाँ पे जब वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तो अंग्रेज यहाँ पे अपना एक पद ला देते हैं जिसका नाम होता है बंगाल का गवर्नर। लेकिन अभी भी जो बंगाल है वो किसके शासन के अधीन है? मुगल सत्ता के। तो यहाँ पे अब जब इन्होंने अपने मन चाहे नवाब को बंगाल में बैठाया तो यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों ने देखा भैया बड़े अधिकारियों ने कि अब धीरे धीरे बंगाल हमारे हाथ में आ गया है तो एक हमें पर्टिकुलर एक सेनापति नियुक्त करना चाहिए बंगाल के लिए। तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर आ गया जो कि कौन था बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आपकी पहुंचती है 1764 में किस होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। हाँ, हमारा तमीरा नीचे आ जाता है। बक्सर का युद्ध। आगे जो बक्सर का युद्ध है, जब ये बक्सर का युद्ध होता है तो इसी के बाद बच्चा हमने देखा था इलाहाबाद की संधि। जो ये इलाहाबाद की संधि हो रही है ये 1765 में, और हमने देखा था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज डायरेक्ट किसको हरा देते हैं? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। त्रिकुट होता है शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम का। तो यहाँ पे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है ये किसको मिल गया? यहाँ पे अंग्रेजों के हाथ पे आ गया, जिसके कारण से अब यहाँ पे आप देखोगे जब खाली उन्हें बंगाल मिला था, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिला था, तो वहां पे बंगाल का गवर्नर एक पद था। अब यहाँ पे जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आ जाते हैं 1765 में, तो यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग गवर्नर होते हैं। जब यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग गवर्नर होते हैं तो आपस में इनके अंदर मतभेद होने लगता है कि मैं सीनियर। अब इस मतभेद को खत्म करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कह दिया जाता है कि तीनों जगह के जो गवर्नर हैं उनमें से हम बंगाल के जो गवर्नर को क्या बना रहे हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भाई अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप देखोगे मद्रास। अब यहां पे मद्रास से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने कब्जे में। अभी आपने देखा कि किस तरह पॉइंट कलकत्ता से निकल करके इन्होंने पूरे के पूरे बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। अब इनका मन है कि हम इस पॉइंट मद्रास से निकल करके पूरे के पूरे दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का क्या कर ले? विस्तार कर ले। इसके लिए ये एक के बाद एक 3 लड़ाई लड़ते हैं। किससे? मैसूर से, जिसे हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल जो मैसूर युद्ध है, ये कुल कितने युद्ध हो रहे भैया? 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, फर्स्ट जो है, ये होता है 1767 से 69। दूसरा होता है 80 से 84। तीसरा होता है और चौथा होता है 1700 और 1799 में फाइनली इन्हें ये मिल गया मैसूर राज्य दक्षिण भारत पे। अब ये मद्रास से निकल करके पूरे के पूरे दक्षिण भारत में आ चुके हैं। अब ये बंबई से निकल करके पूरे के पूरे इस रीजन में कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो गुजरात और हम महाराष्ट्र देख रहे हैं अलग अलग, ये उस समय एक हुआ करता था। तो बंबई में कब्जा करने के लिए अब इन्हें मराठा से लेना होता है पंगा। तो यहां पे आप देखोगे 1775 से 82 यहां पे आपका होगा आंग्ल मराठा युद्ध।
हाँ, आंग्ल मराठा युद्ध 3 हो रहा है। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 6, फिर जो तीसरा होता है 1817 से 19, और फाइनली इन्हें ये एरिया मिल जाता है। अब आप देख रहे हो तो कहीं न कहीं इनके हाथ में पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत आ चुका है, जिसके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने सिर्फ बंगाल में अपने नवाब को अपने कब्जे में किया था, तब कौन सा पद आया था? बंगाल का गवर्नर। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जब 1 वर्ष पूर्व इन्होंने बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह को हराया था और अगले वर्ष इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल बिहार उड़ीसा अपने कब्जे में किया, तो बंगाल के गवर्नर जो पोस्ट थी उसे बदल दिया था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आप देखोगे मद्रास के निकल करके अपना साम्राज्य और मैसूर को हरा करके इन्होंने दक्षिण भारत का ये हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया, और 1819 में आते आते इन्होंने इस एरिया को भी अपने अधीन कर लिया। अब आपका 1833 में एक अधिनियम आता है जिसके माध्यम से जो बंगाल का आप गवर्नर जनरल देख रहे हो, इसे बदल दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया? विलियम बेंटिक। फिर आगे चल करके 1857 की क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 की जब बच्चा क्रांति होती है तो वहां पे अंग्रेज एक बात समझ चुके थे कि ये जो भारतीय हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और कैसे भी करके इस विद्रोह को रोका जाए, तो महारानी विक्टोरिया यहाँ पे आती है और दोनों पक्ष को हड़काती है, अंग्रेजों को भी और भारतीयों को भी। हमने देखा था 1857 में जो सेना था, सेना का नेटवर्क कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बोलती हैं, आप इतने सीनियर थे और आपने लड़ाई को रोकने की बजाय लड़ाई को और बढ़ावा दिया और अपने सेनापति बख्त खान को मैदान पे उतार दिया और उन्हें पनिशमेंट के रूप में रंगून भेज दिया और कैनिंग को एक चाल के तहत हड़काते हुए झूठ मूठ कि हम तुमको डांटेंगे और तुम रोने लगना। और यहाँ पे ये क्या करती है? कहती हैं ये जो भारत का गवर्नर जनरल है इसने बहुत खराब किया है, गलत काम किया है, अब मैं इस पोस्ट को खत्म कर रही हूँ। तो इन्होंने 1 नवंबर कब भैया? 1 नवंबर 1858 को क्या किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसे खत्म करके एक नई पोस्ट ला दी, भारत का वाइस रॉय, और कहा ये जो भारत का वाइस रॉय है ये अब डायरेक्ट मेरे अधीन काम करेगा और ये मुझे रिपोर्ट देगा। क्योंकि इसके पहले जो बंगाल का ये भारत का गवर्नर जनरल था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? ये विक्टोरिया के अकॉर्डिंग। यहां पे इन्होंने पोस्ट तो बदल दी लेकिन व्यक्ति वही रहा, है ना? तो यहां पे आप देखोगे जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वाइसरॉय बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैनिंग। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ के आ जाती है 1947 में। कब भैया? 1947 में आपका देश हो जाता है आजाद। और हम कहते हैं 1947 में जब देश आजाद हो गया तो यहां पे एक चीज हमें यह समझ में आती है कि जो भारत का वाइस रॉय है ये किसके अंडर काम कर रहा है? अंडर विक्टोरिया के। हमने कहा इस पद को समाप्त कर दो, क्योंकि हमें एकदम से आजादी हमारे हाथ में नहीं दे दी गई। अंग्रेजों ने कहा भैया आपको अभी मैनर्स नहीं है कि आपके डेमोक्रेसी कैसे चलाई जाती है, आप एक अंतरिम सरकार का गठन कीजिए और हमारी गाइडेंस में उसको चलाइए जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, एक ट्रायल ले लीजिए। तो कहा ठीक है हम ट्रायल ले लेते हैं भाई। अब यहाँ पे
जब ये ट्रायल लेना शुरू करेंगे तभी ये कहेंगे भैया लेकिन सब तो ठीक है, जब तक हमको स्वतंत्रता हमारा मिल चुकी है तो आखिर हमारा जो सबसे बड़ा अधिकारी है ये वाइस रॉय क्यों है, क्योंकि वाइस रॉय तो महारानी विक्टोरिया के लिए काम करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस वाइस रॉय की पोस्ट को, जो भारत का वाइस रॉय है, इसे बदल देते हैं भारत का गवर्नर जनरल। हाँ, अब देखो यहां पे भी भारत का गवर्नर जनरल और यहां पे भी भारत का गवर्नर जनरल। तो याद रखना ये जो भारत है ये हमेशा स्वतंत्र पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन खाली ये पूछ रहा है भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल तो भाई आपका कौन आ जाएगा, माउंटबेटन। माउंटबेटन बन जाते हैं तो यहां पे हम उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाने वाला भी यही था। हम कहते हैं भैया जब हमारा अधिकारी है, सब कुछ है, तुमने अभी से 90 साल पहले 1858 में क्या किया था, तुमने पोस्ट बदली थी लेकिन व्यक्ति वही रखा था। एक बार फिर से तुमने वही हरकत की, तुमने भारत का जो गवर्नर जनरल है माउंटबेटन, तुमने पोस्ट बदल दी। क्या करती, पोस्ट तो बदल दी लेकिन व्यक्ति वही रखा, क्योंकि भारत का अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन था और पोस्ट बदली और व्यक्ति वही रहा। तो यहां पे हम विरोध कर देते हैं, जिसके कारण से अब हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या बोल सकते हैं आखिरी जो गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी, ये हमें मिल जाते हैं। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो हम इस गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर देते हैं और राष्ट्रपति अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, लिखने का सब ऑटोमेटिक है भैया, लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या भैया, अरे लिखना जा करके तुम वहां पे, हाँ कर क्या लिखना, लिखना कितना लिखोगे, ये सब लिखे नहीं हो क्या? हाँ, अरे ये सब रिवीजन है, हर बार हम लिखवाते रहेंगे तुम आगे कब पढ़ेंगे? हाँ भैया, हमारा पहली बार है आपका। अगर आपका पहली बार है तो इनका कैसे पहली बार नहीं होगा, इनका भी पहली बार होगा। क्लासिक युद्ध आपने इलेक्ट्रॉनिक लिखा जो अभी आपने बताया गवर्नर जनरल वाला वो पूछे नहीं लिखा होगा। क्लासिक युद्ध सिर्फ आपने लिखवाया था जब उसके अगले दिन फिर हम नहीं आए। अच्छा, अभी क्या आपने देखा, पहले बैठने की जगह कौन सी, बैठने के लिए कैसे जगह ली, थोड़े थोड़े साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा युद्ध के माध्यम से इन्होंने पूरे बेट पे कब्जा कर लिया। अब ये कैसे इनके लेटना शुरू करेंगे, देखो तो इनके हम पोस्ट को देख लेते हैं, जो पोस्ट के क्वेश्चन हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे कैसे बदलते रहेंगे वो बताते हैं। जो पहला है यहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन सा भैया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो पहला भैया कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल था 1774 से 1785। और वॉरेन हेस्टिंग से याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में भारत में क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट, है ना। फिर उसके बाद फोर्ट विलियम, सॉरी अरे यार वो कौन सी संस्था थी हमारी 1784 वाली, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बेनवॉल 1784 में बन रही थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर उसके बाद अभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही चल रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम तो ये हो गया, अब यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे जो दूसरा है वो बन रहा है हमारा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो आप देखोगे 1785 से 94 कर लेना, इसको भी 86 कर लेना। 1786 से 94। पहले 5-5 लिख लेते हैं, फिर जल्दी से उसका समझ लेंगे। पहले वॉरेन हेस्टिंग हो गए, फिर दूसरे कॉर्नवालिस हो गए, तीसरे हो गए सर जॉन शोर। जो सर जॉन शोर हैं इनका कार्यकाल है 1794 से 98। और उसके बाद आपके आ जाएंगे वेलेजली। कौन आ गया भैया? वेलेजली। जो वेलेजली हैं 1805। फिर वेलेजली के बाद आपका आ जाएगा जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। क्या भैया? 1805 से 7। फिर जो हमारा छठवा है 1 2 3 4 5। हाँ, अब यहां पे बार्लो के बाद आ जाएगा मिंटो। मिंटो का जो कार्यकाल है 1807 से 13। अब यहां पे ऊपर ऊपर देख लेते हैं। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। गाजीपुर में बेटा इनकी समाधि कहां है? गाजीपुर। सर जॉन शोर फेमस थे हस्तक्षेप नीति के लिए, और आपके वेलेजली सहायक संधि के लिए। पहला भारतीय राज्य जो सहायक संधि की थी कौन सा था? हैदराबाद 1799 में मैसूर में कर ली थी। अब यहाँ पे बार्लो के समय में क्या होती है? बिल्लौर का सैन्य विद्रोह। हाँ, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे आता है मिंटो। मिंटो के समय में राजा रणजीत के साथ, महाराजा रणजीत के साथ अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। हाँ, नहीं जो जीनियस लोग होते हैं वैसा गंदी आएगी। किसको? तुम्हारी तुमको समझ में आ रहा है? नहीं, हम लोग को आ जाएगा। जैसे कोई नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ आएंगे, वो लाइक कम मिलेंगे। हमको लाइक कम मिलेंगे? नहीं, ये तो आपकी रिवीजन। हम तो ये दिखा रहे हैं हमारे बच्चे कितने होनहार हैं। आप लोगों को आता ही नहीं आता है। हम तो सिर्फ आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह लिखा करते मेरे बच्चे जवाब दिया करते हैं। यहाँ पे हम आपकी काबिलियत दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग आओगे तो इनकी तरह हो जाओगे। देखो समोसा और डोसा की तरह, है ना। 1807 से 13 अमृतसर की संधि। ये रिवीजन क्लास है। कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास। मतलब आपको आता होगा। मतलब ये बुढ़ाने वाली क्लास है। बुढ़ा गया, बुढ़ाने में कोई मेकअप नहीं होता, है ना। जब हम पढ़ाएंगे फ्रेश में तो ऐसा मतलब सजा सजा करके तब होगा। अभी तो रिवीजन क्लास है बस, इसमें तो एक बार आपके माइंड में चीजें हाँ आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे मिंटो के बाद जो अगला आता है बेटा वो कौन आता है? हेस्टिंग आते हैं। अब यहाँ पे एक थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये कौन से हेस्टिंग है भैया? है ना, लॉर्ड हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग और ये लॉर्ड हेस्टिंग। इनका जो कार्यकाल होता है 1813 से 23। इन्हीं के समय में सुगौली की संधि 1816 और पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। अब लॉर्ड हेस्टिंग के बाद एक अगले जो आएंगे वो आएंगे एमहर्स्ट। कौन आएगा? एमहर्स्ट का जो कार्यकाल है 1823 से 28। इनके समय में
होता है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। फिर उसके बाद एमहर्स्ट के बाद अगले आएंगे विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक हैं, इनका कार्यकाल होता है 28 से 35। अब याद रखिएगा, यहां पे स्टार लगा लेना। क्या लगा लेना? स्टार। ये हाँ आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। और विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत, बालिका जो वध था उसका अंत, नरबली का वध, सब किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। फिर उसके बाद विलियम बेंटिक के बाद जो अगला आ गया है चार्ल्स मेटकाफ, जिनका कार्यकाल है 1835 से 36। इन्हें भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है भैया? मुक्ति दाता। अब यहां पे मेटकाफ के बाद जो अगले आएंगे वो आएंगे, कौन आएगा भैया? ऑकलैंड। जीटी रोड का रिकंस्ट्रक्शन। जीटी रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और इनका जो कार्यकाल होता है 1836 से 42। हाँ, मेडिकल शिक्षा के लिए जो प्रथम विदेश गए थे बच्चे, इन्होंने भेजा था, है ना। अब यहाँ पे 12, क्या 12 नंबर। ऑकलैंड के बाद आते हैं एलन बरो। एलन बरो का जो कार्यकाल है 1842 से 44। एलन बरो के समय में दास प्रथा का अंत होता है। किसका अंत होता है? दास प्रथा का अंत। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो विलियम बेंटिक हैं, ये बहुत अच्छा काम एक और करते हैं, ठग प्रथा का अंत। और ठग प्रथा का अंत करने के लिए ये जो जिम्मेदारी देते हैं, ये जिम्मेदारी देते हैं इसलिए मैं, ठीक है, दास प्रथा का अंत। फिर उसके बाद एलन ब्रो के बाद जो हमारे अगले आने वाले हैं वो आने वाले हैं हार्डिंग फर्स्ट। ये जो हार्डिंग फर्स्ट हैं, इनका कार्यकाल होता है 1844 से 48। हार्डिंग फर्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट काम, नर पर प्रतिबंध, और ये उसने भी किया था विलियम बेंटिक ने ना। हाँ? नहीं, उसने भी नरबली भी किया था, उसने बालिकाओं के लिए भी किया था, शिशु वध पर भी किया था। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जिसमें मोस्ट फेमस है सती प्रथा का अंत। अब हार्डिंग के बाद अगला जो हमारा आएगा 14वें नंबर में डलहौजी। जो डलहौजी है, इसका कार्यकाल होता है 1848 से 56। आप डलहौजी को देखोगे, राज हड़प नीति लाने वाला डलहौजी का। ट्रेन किसके समय में चली थी? जो डाक व्यवस्था है किसके समय में विस्तार हुआ? किसके समय में आई भैया? डलहौजी के समय। हाँ, अब यहाँ पे अगला आता है कैनिंग। कौन आता है? कैनिंग। कैनिंग रहेगा 1856 से 62। कैनिंग के समय में आप देखोगे ये क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस रॉय। हाँ,
राज हड़प नीति को लाने वाला डलहौजी था, लेकिन इस राज हड़प नीति का अंत करने वाला कैनिंग था। कौन था भैया? हाँ, इसी के समय में आप जो 3 विश्वविद्यालय देख रहे थे, है ना, विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में तीनों जगह विश्वविद्यालय इनके समय में आए थे। और जो हाई कोर्ट अधिनियम था वो आया था, यही सेम जगह थी, यही पे विश्वविद्यालय डलहौजी के समय में। हाँ, और उसके बाद आप देखोगे कि इन्हीं तीनों जगह में हाई कोर्ट भी आते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है डलहौजी के माध्यम से और हाई कोर्ट कैनिंग के माध्यम से। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट आया था वो किसके माध्यम से आया था? वॉरेन हेस्टिंग के माध्यम से। अब यहाँ पे जो हमें अगला देखना है कैनिंग के बाद में, वो है एलिगिन फर्स्ट। एलिगिन जो फर्स्ट है, इसका कार्यकाल है 62 से, ये मरने भारत आया था, है ना, 62 बना, 63 में मर गया। अब हमारा एलिगिन के बाद अगला कौन बनेगा भैया? सर जॉन लॉरेंस। और इनका कार्यकाल रहता है 1863 से 69। लॉरेंस के बाद आपका अगला बनता है मेयो। कौन बनेगा? मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से 72। और यहां पे 19 नंबर में आप देखोगे मेयो के बाद नॉर्थ बुक। जो नॉर्थ बुक है इनका कार्यकाल होता है 1872 से 76। 20 बेटा 1869 से 72। अभी बता रहे प्रायोगिक जनगणना, इन्हीं की हत्या हुई थी अफगानी के द्वारा सेल्युलर जेल में। अब यहाँ पे 20, जो 20 नंबर है, नोटबुक के बाद आता है लिटन। कौन आता है? लिटन आता है ना। हाँ, अरे यार इसका कार्यकाल सब 4 वर्ष चल रहे हैं, ठीक है, 76 से 80। एलिगिन का कुछ खास ऐसा बताने वाला नहीं है, लॉरेंस का भी नहीं है। मेयो को आप समझ सकते हो क्या? प्रायोगिक जनगणना। और इन्हीं की हत्या कहां पे हो जाती है? सेल्युलर जेल, अंडमान निकोबार द्वीप। फिर उसके बाद नॉर्थ बुक। नॉर्थ बुक का कुछ बताने लायक है भैया? हाँ, इन्हीं के समय क्या खुली थी? नॉर्थ बुक के समय में सुएज नहर। सुएज नहर है वो किसको किसको आपस में जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। लिटन को याद रखना बेटा, वर्नाक्यूलर एक्ट। इस वर्नाक्यूलर एक्ट के माध्यम से इसने प्रेस के ऊपर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। फिर अगला आता है रिपन। जो रिपन है इसका कार्यकाल है 1880 से 84। यहां पे हम देखेंगे कि वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाया था वो कौन लाया था? लिटन लाया था। और वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कौन कर रहा है? हाँ, इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर रिपन के बाद अगले आएंगे डफरिन। जो डफरिन है उनका कार्यकाल है 1884 से बच्चा। और कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। अब डफरिन के बाद आप जो अगला देखोगे लैंसडाउन। किसको देखोगे? लैंसडाउन। जो लैंसडाउन है इनका कार्यकाल है 1894। लैंसडाउन के समय में देखोगे क्या आता है भैया? डूरंड रेखा।
1893 में। फिर लैंसडाउन के बाद आप अगला देखोगे एलिगिन सेकेंड। एलिगिन सेकेंड जो है उनका कार्यकाल होता है 1899। ये हो गए हमारे 24वें नंबर के। 1894 से 99 इन्होंने एक लाइन कही थी कुछ कि हमने भारत को तलवार के दम पर जीता है और भारत की रक्षा भी हम तलवार के दम पर करेंगे। ये किसने कहा था? एलिगिन। फिर एलिगिन सेकेंड के बाद आपका आता है कर्जन जो 1899 से 1905 तक। इसी के समय में क्या होता है? बंगाल का विभाजन 1905। ठीक है। और पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना? हाँ, तो ये बेटा किसी उस पे आया था। यहाँ पे भी क्या है अपना पुरातत्व विभाग। ये पीछे मेरे हिसाब से ये इसको शायद से इसके समय में था। हाँ, एक बार चेक कर लेना इसको। आपका 25वां हमने देखा कर्जन। कर्जन के बाद जो अगला आएगा मिंटो सेकेंड। अब यहां पे अगर हमको याद होगा बच्चा क्या 1905 से अब कितने आंदोलन हो रहे हैं। अब इसी के बीच में आपने देखा था क्या 1905 से 10 में ही आपने साल के आखिरी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी, है ना? स्वराज आ गया, है ना? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। वो मिल्लो मांडे सुधार अधिनियम आ गया, है ना? 1909। फिर उसके बाद मिंटो मार्ले अधिनियम। मिंटो क्या था उस समय? भारत का वाइसरॉय। और जो मिस्टर मार्ले थे वो आपके भारत सचिव थे। 1858 को जब हुए आपकी विक्टोरिया जो है क्राउन के हाथ पे सारी शक्तियां ले रही है, उस समय क्या करती हैं? एक अपने प्रतिनिधित्व को भारत में रख देती हैं, जिसको हम बोलते हैं भारत का सचिव। अब यहां पे कहानी आगे बढ़ती है और मिंटो सेकेंड के बाद हम अगला देखेंगे हार्डिंग सेकेंड। जो हार्डिंग सेकेंड है इनका कार्यकाल होता है 1910 से 16। गांधी जी भारत इन्हीं के समय में आ रहे हैं, है ना? गांधी जी किसके समय में आ रहे हैं? दिल्ली दरबार इनके समय में हो रहा है। 1912 में कलकत्ता में दिल्ली राजधानी जो है दिल्ली बन रही है। दिल्ली क्या बन गई? किसके समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी? हार्डिंग के समय में 1912 में। हाँ, है ना? बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था, है ना? अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको समझना होगा, जैसे कि वर्नाक्यूलर एक्ट को लाने वाला लिटन था और समाप्त करने वाला रिपन था। यही रिपन एक एल्बर्ट बिल भी लेके आता है। कौन सा बिल लेके आता है? बिल। इसमें कहा गया था जो भारतीय आपके जज है वो केस की सुनवाई कर सकते हैं, जिसका बाद में भारी विरोध हुआ था। तो एल्बर्ट बिल लेके कौन आया था? यही रिपन। और इसीने वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन को सबसे अच्छा हमारा क्या माना जाता है भैया? वाइसरॉय। और सबसे नालायक किसको माना जाता है? कर्जन। मिंटो देख लिया हमने, हार्डिंग देख लिया। अब हम देखते हैं अगला हार्डिंग के बाद जेम्स फोर्ड। जो जेम्स फोर्ड हैं वो आते हैं 1916 में और कब तक रहेंगे? 21 तक। चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड हो गया, खेड़ा किसान आंदोलन हो गया, है ना? अहमदाबाद मील मजदूर आपका, फिर चाहे रॉलेट एक्ट, तो ये सब किसके समय में? जेम्स फोर्ड के समय में तो है। फिर जेम्स फोर्ड के समय में आपने देख लिया, चंपारण भी देख लिया। चंपारण के बाद
खेड़ा भी देख लिया, खेड़ा के बाद अहमदाबाद भी देख लिया, जलियांवाला भी देख लिया, सब देख लिया। हाँ, रॉलेट टैग भी देख लिया। देखो तुम लोग समझ जाओगे पता है क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चैंसफोर्ड के बाद रीडिंड आ गए। कौन आ गए? जो रीडिंड है इनका कार्यकाल होता है 1921 से 26। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन इनके समय में हो रहा है। असहयोग आंदोलन इनके समय में वापस हो रहा है। चौरी चौरा कांड इनके समय में हो रहा है। ये सारा काम रीडिंग के समय में हो रहा है। रीडिंग के बाद देखोगे आप इरविन। रीडिंग के बाद इरविन आते हैं। जो इरविन है, इरविन का जो कार्यकाल है 1926 से बेटा 31। याद रखना इरविन के समय में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इरविन जहां कंफ्यूजन होता है क्योंकि 1931 के आखिरी में हो रहा है, तो 1931 में जो इरविन का जो आपका फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हो रहा है इरविन के समय में हो रहा है। क्या? नहीं, फर्स्ट सेकंड हम वो तो उसके समय में होते हैं। उसके समय में विलियम अरे देखो यहाँ पे आपका होता है विलियम बेजपूट होता है। इसमें आपका ये तो भारत का वाइसरॉय हो गया, ठीक है। भारत का वाइसरॉय इरविन था और भारत का सचिव था विलियम बेजपूट, है ना? हाँ, और सेकंड और थर्ड में आपका होता है, सेकंड थर्ड में कौन होता है भैया? विलिंगटन। और वहां पे भारत सचिव जो सेकंड थर्ड में होता है सैमुअल हॉल। सैमुअल हॉल। अब यहां पे आता है आपके इरविन के बाद विलिंगटन। जो विलिंगटन है इनका कार्यकाल होगा 1936, है ना? विलिंगटन का कार्यकाल क्या है? 31 से 36। फिर विलिंगटन के बाद जो अगला आता है वो आता है लिन लिथगो। लिन लिथगो का कार्यकाल है 1936 से 44। फिर वो चाहे आपका प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के समय में चल रहा है, सॉरी सेकेंड विश्व युद्ध भी इन्हीं के समय में चल रहा है, केस मिशन भी इन्हीं के समय में, अगस्त प्रस्ताव भी इन्हीं के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय में। अब यहाँ पे इसके बाद जो 33वां नंबर का लिथगो के बाद अगला आ रहा है वो हमारा आता है, लिथगो के बाद आ रहे हैं बेबेल। कौन आ रहे हैं? बेबेल योजना, है ना? अंतरिम सरकार का गठन। इनका जो कार्यकाल है 1944 से 47। और फिर आते हैं माउंट बैटन। माउंट बैटन जो है 1947 से, और इन्हीं के समय में भारत का विभाजन भी होता है और इन्हीं की योजना होती है माउंट बैटन योजना। हाँ, गांधी जी हमको छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर आता है श्री राज्य चारी जो 48 से 1948 से कब तक रहते हैं? 26 जनवरी 1950 तक, है ना? और वहां के बाद 26 जनवरी को शपथ कौन ले लेता है? हाँ, राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 24 नवंबर को चुनाव, सॉरी 24 जनवरी को चुनाव क्या हुआ था उनका? जीत गए थे। और 26 जनवरी को कहां पे आ गए? अपना शपथ लेकर के, कुछ दिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था, है ना? क्यों भाई, सही है? बता तो रहना कहीं कुछ गड़बड़ी बड़ी हो यार। ठीक है सर, ठीक पढ़ा रहे हैं, रोके रोक दो यार।